तो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है जयदीप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स बता देता हूँ मैं अपने। ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं अपने, जो मैं तैयारी के फेज़ में था। तो 2022 के सीजन, जो रिसेंट सीजन मैंने दिया था, उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया 455 आई थी। उससे पहले 700 के आसपास थी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कस्टम्स हो गया, एक्साइज एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर। तो बच्चों, सीएजी हो गया, ये एमटीएस सीएचएसएल क्लियर थे। एनटीपीसी हो गया अपना, हरियाणा सीटी के थ्रू पटवारी मिली थी मेरे को, जो भी रिसेंट हुआ है 2024 में जिसका रिज़ल्ट आया। डीएसएसबी हो गए। तो लगभग इनसे ज़्यादा ही डीएमआरसी हो गया, जो मैंने यहाँ पे नोट भी नहीं किए हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो ये मेरे बारे में जान लीजिए कि ये मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। अगर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो बच्चों आप भी कर सकते हैं। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। इम्पॉसिबल का आयाम हटा दो तो पॉसिबल बनता ही है। तो आपको करके ही दिखाना, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए, या जो भी आपने सोच रखा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहिए, आपको करना है तो 100% दो अपना। 100% दोगे तो 100% आपका सिलेक्शन भी होगा। तो चलो बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अपना चैप्टर 2, जिसका नाम है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। भाई, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोच हैं अपनी। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉलोनियल, फिर पढ़ेंगे नेशनलिस्ट, फिर मार्क्सिस्ट, फिर सबल्टर्न, फिर कम्युनलिस्ट, फिर कैम्ब्रिज, फिर लिबरल। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये अप्रोचेज हैं। ये एक बार हो गई तो ये चैप्टर कवर हो जाएगा। हर चैप्टर कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, फिर फेमिनिस्ट, फिर इसकी समरी। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सी अप्रोच दे रखी है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें जो पहले पैराग्राफ में हमें बताया गया है, वो सिर्फ ये बताया गया है कि बस जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो उसमें नए आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई। इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि उससे पढ़ के कुछ ना कुछ सीख सकें। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो होता है हिस्ट्रियोग्राफी। हिस्ट्रियोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। भाई, हिस्ट्री में जो जो फैक्ट मिले हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई लिपि मिली है, कोई नई चीज़ मिली है, कोई पुरानी है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें इस पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 4 अप्रोचेज हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। सबसे पहले है कॉलोनियल, जिसको हम बोलते हैं इम्पीरियलिस्ट। दूसरी है नेशनलिस्ट, तीसरी है मार्क्सिस्ट, चौथी है सबल्टर्न। अब इसके बाद भी कुछ अप्रोचेज बच गई जो कि इस तरीके से हैं। जो अदर अप्रोचेज हैं वो है एक तो कम्युनलिस्ट, एक कैम्ब्रिज, एक लिबरल, एक न्यू लिबरल और एक फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट अप्रोच बहुत चल रही है आजकल। तो इस पैराग्राफ में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ यही दे रखा कि भाई 4 तरीके की ये अप्रोच हैं, और इनसे अलग जो अप्रोच बच गई वो ये है। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन बन सकता है, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई जो परसिवल स्पीयर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो कौन सी है। वो स्टेटमेंट है द प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरी, द प्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया हैव बिकम वेरी फ्रिक्वेंट इन रिसेंट ईयर्स। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ये कि भाई हिस्ट्री के बारे में जानने की इच्छुकता। एंड मे वेल कॉल फॉर सम एक्सप्लेनेशन। द रीजन इज ए टू फोल्ड वन। इसका रीजन टू फोल्ड वन, चेंजेस इन द इंडियन सीन रिक्वायरिंग ए री इंटरप्रिटेशन। वो दोबारा चाह रहे हैं कि भाई दोबारा से हम री इंटरप्रेट करें कि हिस्ट्री में क्या क्या है। ऑफ द फैक्ट्स एंड चेंजेस इन द एल्टीट्यूड ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट द एसेंशियल, जो कि जरूरी चीज़ें थी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो जो जरूरी है उसका री इंटरप्रिटेशन करें कि भाई उसमें था क्या एक्चुअली में। तो चलो सबसे पहली अप्रोच अपनी देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली अप्रोच अपनी कॉलोनियल अप्रोच। तो इसके बारे में बेसिक्स आउटलुक ये है कि जो कॉलोनियल अप्रोच होगी ना, वो सबसे टॉप पे रही है। यही पैराग्राफ में बताया गया है। कॉलोनियल स्कूल ऑक्यूपाइड ए हायर पोजीशन इन इंडिया। अच्छा, ये 2 सेंस में यूज़ की गई है। सबसे पहली सेंस है कि जो कॉलोनियल कंट्री है उसके बारे में जानना, दूसरा जो वहाँ पे काम किया उन्होंने उसके बारे में जानना। 2 तरीके से कॉलोनियल अप्रोच बताएगी हमें। अब मेन इसमें जो चीज़ बता रखी वो है कि एक तो कॉलोनियल कंट्री के बारे में बता रहे हैं। बता कौन रहा है? अब जो कॉलोनियल ऑफिसर्स थे ना, मतलब जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने जिस पे राज किया, ब्रिटेन वाले ही खुद को जस्टिफाई करेंगे कि भाई हम कितने अच्छे थे, हमारी वजह से देश में ये हुआ, हमने तरक्की करवाई देश की। तो वो नेगेटिव चीज़ें बताएंगे ही नहीं।
वो खुद के डोमिनेशन को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, यही इसमें बताया गया है। वाज रिलेटेड टू द डिजायर फॉर द डोमिनेशन एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉलोनियल रूल, कि कॉलोनियल रूल कितना अच्छा था, किससे डोमिनेट किया और वो अच्छा था तो किस किस सेंस में था, उसके तरीके से अब ये 5 पॉइंट बताएंगे अपने। एक इसमें पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा अपनी तारीफ करेंगे, प्रेस फॉर द वेस्टर्न कल्चर एंड वैल्यूज एंड ग्लोरी, कि कितना अच्छा हमारा वेस्टर्न कल्चर था, कितनी अच्छी हमारी वैल्यूज थी जो हमने प्रोवाइड की, वो ग्लोरीफुल था। अब ये किसने लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाई, ये हैं कुछ राइटर जो पूछ सकते हैं, जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, एल्फिस्टोन, विंसेंट स्मिथ, और भी बहुत सारे थे, मैनी अदर्स। अब जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने 5 पॉइंट दे दिए अपने कि भाई ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है कि जो ब्रिटेन वाले हैं उन्होंने यूनिटी लेके आए इंडिया में, ब्रिटेन ब्रोट यूनिटी टू इंडिया, वरना वे ऐसे के ऐसे भटकते रहते, बहुत सारे राजा होते, खुद एक दूसरे में लड़ते रहते, तो उनकी ये थ्योरी है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बता रखा है कि भाई जो ब्रिटेन वाले हैं वे सुपीरियर रेस हैं नेटिव से मुकाबले, एंड वे फिटेस्ट है रूल के लिए। सोशल डार्विज्म, मतभेद मतलब ऊपर नीचे की भावना है हमले में। इंडिया व्यूड एज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी, मतलब कि ऐसी सोसाइटी जो ठहरी हुई है एक जगह, उसको आगे ले जाने का काम ब्रिटेन वालों ने किया। इसी को वे वाइट मैन बर्डन भी बोलते हैं। अब 5वां पॉइंट है पैक्स ब्रिटानिया, इसका मतलब होता है कि पीस लेके आना पावर्स के बीच में। ब्रिटानिया ब्रिटेन वालों को बोलते हैं टू ब्रिंग लव एंड अदर एंड पीस टू ए बाइकरिंग सोसाइटी, बाइकरिंग होते हैं जो लड़ने वाले, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर लेके आए कि हम जो लॉ है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे ऑर्डर को, और पीस लेके आएंगे जो सोसाइटी लड़ने वाली, तो खुद को इतना क्रेडिट देते हैं ब्रिटेन वाले। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अप्रोच जो अपनी नेशनलिस्ट हिस्ट्रियोग्राफी या फिर अप्रोच। अच्छा, नेशनलिस्ट अप्रोच ये एज ए अपोजिट है कॉलोनियल अप्रोच के। इस अप्रोच में हम समझेंगे कि भाई जो कॉलोनियल अप्रोच थी वो सिर्फ कॉलोनी वालों की तारीफ कर रहे थे, कैसे अंग्रेजों ने हम पे राज किया, कितने वे सुपीरियर थे, कैसे उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन जो नेशनलिस्ट अप्रोच है इसमें हमें बताएंगे कि कैसे हम एकजुट हुए। इसमें हम देखेंगे ग्रोथ हुई है नेशनलिस्ट अप्रोच में किसकी, इसमें ग्रोथ हुई है जो फीलिंग्स है उसकी, और लोगों को यूनिफाई किया है किस किस बेसिस पे, रिलीजन पे, कास्ट पे, लिंग्विस्टिक डिफरेंस पे, और क्लास डिफरेंशिएशन पे। ये जो अप्रोच है ये देखती है, इस अप्रोच में मेनली यही बताएंगे कि भाई हम कैसे हमने यूनिफाई किया पीपल्स को। रिलीजन के बेसिस पे हो सकते हैं जैसे हिंदू हो गए, कास्ट के बेसिस पे हो गए, लिंग्विस्टिक जैसे साउथ और नॉर्थ वाले, भाई साउथ वाले एक साइड हो गए, नॉर्थ वाले एक साइड हो गए, मिलके कोई काम कर लिया, तो ऐसे। अच्छा, ये जो अप्रोच है ना, ये जो नेशनल मूवमेंट हुई थी वो उस मूवमेंट को बताती है कि जो इंडियन पीपल है उसकी मूवमेंट हुई है। और ये कैसे ग्रो होगी, ये ग्रो हुई है क्योंकि भाई एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था किसका, कॉलोनियल रूल का। जो अंग्रेज राज करते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे यहाँ के लोगों को, और ये उसी के कन्फ्रंट में, उसी के अपोजिट में जो कॉलोनियल अप्रोच है बिल्कुल उसके अपोजिट अप्रोच बताई गई है। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 1947 मतलब आज़ादी से पहले इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, ये अप्रोच थी ही नहीं। उसके बाद ये अप्रोच बताई गई है, उससे पहले सिर्फ बताया गया है कि ये अप्रोच जो है ये सिर्फ एंशियंट इंडिया और मेडिवल पीरियड के बारे में थी आज़ादी से पहले। लेकिन आज़ादी के बाद लेट सेंचुरी में फिर हमें बताया गया है कि भाई कैसे कैसे ये डेवलप हुई और कौन कौन इसके थिंकर थे, मतलब जिन्होंने थिंक किया था। ये थे अपने नेशनलिस्ट लीडर जैसे दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे, इनके बारे में पढ़ के पता चला, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तलांग, गोपाल कृष्ण गोखले, डी वाचा, इन्होंने जो थ्योरी दी थी डे नोवेल थ्योरी, उनको पढ़ के पता चला कि भाई जो भी एडवर्स इम्पैक्ट था ना हमारी इकोनॉमी पे, वो कैसे कैसे कॉलोनियल रूल पे, कॉलोनियल जो रूल था उसने हमारे देश पे किया था, एलियन रूल भी बोलते हैं जिसको हम, कि कैसे उन्होंने हमारे देश को लूटा था। अच्छा, कुछ अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, जो लीडर भी रहे हैं अपने जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभाई सीतारामैया, ए.सी. मजूमदार, इन्होंने भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है इस अप्रोच में। अब हम देखेंगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्रिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच मेनली। मार्क्सिस्ट में क्या क्या बताया गया हमें, इसमें हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना अपनी, ना तो कॉलोनियल अप्रोच को सपोर्ट करती और ना ही ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच उसको सपोर्ट करती। इस दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन बताया गया है। क्लियरली सी द प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल मास्टर, ये बताती है जो कॉलोनियल मास्टर है और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रहने वाले लोग, उनके बीच में क्यों कॉन्फ्लिक्ट होने लग रहे थे। एक मास्टर हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, तो उनके बीच में क्लैश होनी तय है।
और दूसरा, ये नेशनलिस्ट अप्रोच को इसलिए सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो भाई सोसाइटी है जिसे हम ये बोल रहे हैं कि वो एक होकर लड़ी है, नहीं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन थे। जैसे रिलीजन के ऊपर, तो रिलीजन एक नहीं था, उसके अंदर भी क्लासेस बटी हुई थी। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में बताया गया है कि पीपल एक नहीं थे, वे आपस में खुद में भी लड़ने लग रहे थे। अच्छा, इस मार्क्सिस्ट अप्रोच में स्पेक्ट्रम में यही दिखाया गया है कि 2-3 बुक्स हैं जो कि आ रखी हैं और जो बार बार आने लग रही हैं। एक तो जो राजमी पलमे दत्त की जो बुक है वो है इंडिया टुडे। AR देसाई सर की है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो इन्होंने लेफ्ट बुक क्लब इन इंग्लैंड के लिए छापी हुई थी। एक जो AR देसाई की है, दूसरी वो जो रीपब्लिश हुई थी, जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, वो हुई थी 1948 में। अब अब जो रजनी पाल दत्त है, RP दत्त है, वो फुली इसमें बताया गया है कि भाई जस्टिफाई नहीं कर पाई अपने काम को। उसने काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की है, किस चीज़ को, दोनों को। एक तो एंटी इम्पीरियलिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ जो लड़ाई होने लग रही थी उसकी। दूसरी जो इनर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये अंदर ही लोगों के बीच में आपस में मतभेद थे, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है विद द क्लास और सोशल स्ट्रगल। अच्छा, इसमें और बताया गया है कि कुछ थिंकर ऐसे भी हैं जो इसमें बताए गए हैं कि जो RP दत्त थे उनसे सहमत नहीं थे। उसमें सबसे पहले सुमित सरकार, इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन किया था कि भाई जो इनके थॉट्स है वे उनके साथ नहीं मिलते, उनकी अप्रोच अलग है। अब जो AR देसाई सर हैं, उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट को ही 5 फेजेज में बांट दिया था, जो कि बहुत अच्छे से बताएंगे कि सोशल क्लासेस की इन्होंने सपोर्ट किया था कि इन्होंने नहीं किया था। अच्छी तरीके से 5 फेजेज में जब हम सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डीप में दे रखे हैं। इसके बाद देखेंगे सबल्टर्न अप्रोच। ये बेसिक से देखने हैं आपने, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, वो बिल्कुल डीप में जाने के लिए फिर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें बुक्स वगैरह पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक किसकी है और कब उसने ये पब्लिश की थी। सबल्टर्न अप्रोच में हमें बताया गया है कि जो मेन वॉइस थी ना नॉर्मल पीपल की, कॉमन पीपल की, वो इग्नोर कर दी गई है लाइट के द्वारा। इसमें बताया गया जो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन था ना, वो इसके बीच में नहीं था कि भाई जो ब्रिटिशर थे और जो इंडियन पीपल थे उसके बीच में, नहीं। इसमें बताया गया है कि जो एक तो कॉलोनियल अप्रोच, मतलब कि जो ब्रिटेन के थे, दूसरे जो इंडिया के अलाइट थे ना, वे भी उन्हीं के साथ थे। बोथ इंडियन एंड फॉरेन अलाइट ऑन वन साइड, वे एक साइड में थे। और जो सबल्टर्न ग्रुप, जो कॉमन आदमी हैं, जो थोड़े नॉर्मल गरीब से हैं, वो एक साइड में थे। तो इस तरीके से सबल्टर्न अप्रोच में बताया गया है। ये नहीं है कि भाई सारे इंडिया के एक तरफ थे और वो एक तरफ थे, नहीं, कुछ उनके साथ भी थे। इसके उसमें बताया गया है दिस स्कूल सीज नेशनलिज्म एज एन एक्सप्लॉइटेटिव। नेशनलिज्म एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन भी था, किस फॉर्म में, कि कास्ट के फॉर्म में। उस टाइम पे बहुत कास्टिज्म होता था, पास में बैठने भी नहीं देते थे। जेंडर की फॉर्म में भाई लेडीज को बहुत से राइट नहीं थे। रिलीजन की फॉर्म में कई रिलीजन, जैसे छोटे कई बड़े, आपस में लड़ाई होती रहती थी। करियर डिवीजन एंड नेशनलिज्म। अच्छा, ये जो स्कूल था ना, स्कूल ऑफ थॉट, ये किसने स्टार्ट किया था? रणजीत गुआ, आ सकता है, इन दी अर्ली 1980 में रंजीत गुआ जी ने स्कूल ऑफ थॉट, ये सबल्टर्न अप्रोच का स्टार्ट किया था। और ये क्रिटिक थे, मतलब ये हमेशा ही फॉल्ट ढूंढते थे उनमें कि भाई जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये क्लास है, इसकी वजह से ये होने लग रहा है। नहीं, ये एक अलग ही अप्रोच है जो मैं बताएगी कि भाई जो नेशनल मूवमेंट थी ना, 2 तरीके की थी। एक तो रियल वाली जो बिल्कुल ही थी, एक बोगस वाली। 2 तरीके की डिस्टिंक्ट मूवमेंट होने लग रही थी। रियल में तो जो भी सबल्टर्न ग्रुप थे वे थे, और जो नेशनल मूवमेंट बोगस थे ना, वे थे जिन्हें पावर चाहिए थी, जैसे नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लिटिल मोर देन ए क्लॉक फॉर ए स्ट्रगल, मतलब कि पावर के लिए स्ट्रगल करने लग रहे थे। इसमें यही बताया गया है बस। और ये बताया गया है कि इस जो इंडिया वाले थे वो कभी भी यूनाइटेड फेज में नहीं खड़े हुए कि भाई सारे मिल गए एक जगह खड़े हो गए और यूनाइटेड फ्रंट हो गया कि भाई हम सब साथ हैं और आप यहाँ से जाओ। नहीं, उनके बीच में खुद कॉन्ट्रडिक्शन होता रहा। एक इसके बारे में एक थॉट दिया गया बिपिन चंद्रा जी का। ए फ्यू हिस्टोरियन हैव ए लेट इनिशिएटिव ए न्यू ट्रेंड डिस्क्राइब्ड बाय प्रोपोनेंट्स एज ए सबल्टर्न्स which dismiss all previous historian writing including that based on marxism। मतलब ये थॉट है, अगर ये एज इट इज पूछ लेना वो, तो कुछ ना कुछ चेंज करेगी यूपीएससी या फिर पीसीएस, इसकी जगह और कुछ दे देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे कम्युनलिस्ट अप्रोच। कम्युनलिस्ट अप्रोच में मेनली क्या क्या है? कम्युनलिस्ट अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई जो अपनी मेडिवल हिस्ट्री है ना,
और जो मेडिवल हिस्ट्री में एक लॉन्ग स्टोरी रही है हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई की, कॉन्ट्रडिक्शन की, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम्स है उनको बताया गया एज ए रूलर कि वे हैप्पी थे और प्राउड थे, क्योंकि मुस्लिम रूल चला है, आपको पता ही है, दिल्ली सल्तनत में भी चला है, उसके बाद बाबर के साथ आने के बाद भी चला है मुगल रूल। और जो हिंदू थे ना वे सैड और ह्यूमिलेटिंग बताए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर रूल किया गया है। तो इसको देखते हुए उन्होंने बताया है कि जो हिंदू और मुस्लिम थे ना वे एक परमानेंट हॉस्टाइल हैं, कि एक दूसरे की तरफ लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये ग्रुप कभी भी साथ में रह नहीं सकते, क्योंकि उनमें म्यूचुअली डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे के खिलाफ एंटेगोनिस्ट मतलब की लड़ाई की भावना है। और ये जो अप्रोच है टोटली कॉलोनियल हिस्टोग्राफी जो मेडिवल इंडिया की ना उसी पे डिपेंडेंट है ये, और कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ लड़ाई बताई गई है क्योंकि उनके बीच में होना ही होनी है, क्योंकि इनका एक लंबा इतिहास है अपने मेडिवल में कि कैसे लड़ाई हुई है। इसके बाद अब हम देखेंगे कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज स्कूल में क्या क्या अपनी हिस्ट्री बताई गई है। अच्छा, कैम्ब्रिज अप्रोच में हमें बताया गया है कि जो भाई रूलर थे ना, जो ब्रिटेन वाले थे, उन्होंने जो भी पावर दी थी ना इंडियन वालों को, ये जो उन्होंने नेशनलिज्म दिखाया है, तो ये इसलिए दिखाया कि इनको अब और क्वेस्ट हो गई थी और प्यास हो गई थी पावर की, भैया हम हमें और पावर चाहिए, इंस्पायर्ड बाय द क्वेस्ट ऑफ पावर एंड मटेरियल बेनिफिट, की हमें इससे ज़्यादा चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली मना किया है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ जो अप्रोच है उन्होंने, कि कॉलोनियल रूल और जो इंडियन पीपल उनके बीच में कभी ऐसी लड़ाई होनी नहीं थी। ये तो इंडियन जो पीपल थे ना, जो इंडियन नेशनलिज्म था, वो खुद में ही कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने उनको लत डाल दी थी कि भाई पहले तुम्हें राइट्स मिल गए इसमें इलेक्शन में खड़े होने के, अब ये मिल गया, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास बढ़ गई कि हमें और चाहिए और चाहिए। ये अप्रोच इस तरीके की बताती है। इसके बारे में बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन भी है, क्रिटिसाइज भी की है कई लोगों ने, ये तो एनिमल पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया आपने नेशनलिज्म को घटा के, तो इसके क्रिटिक्स ज़्यादा हैं। इसमें मेनली यही बताया गया है कि भाई वे कभी थे ही नहीं कि ब्रिटेन वालों के खिलाफ नहीं, उन्हें खुद की प्यास इतनी हो गई थी, इसलिए नेशनलिज्म की भावना उनमें जनरेट हुई थी। अब देखेंगे लिबरल जो अप्रोच होगी और जो नए लिबरल हैं उनकी क्या क्या है। अब लिबरल अप्रोच में जो मेन थे थिंकर वे थे पैट्रियट, ओब्रायन, हॉपकिंस एंड केन। इन्होंने बताया गया है कि जो भैया हमने एक्सप्लॉइट किया है ना, जो हमने एक्सप्लॉइट किए हैं लोग, वो बिल्कुल हमारे फेवर में नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वहाँ पे, रेलवे वगैरह की, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो डोमेस्टिक डिस्करेज हो गया इन्वेस्टमेंट का, कि हम अपने देश में नहीं कर पाए, उन्होंने डिले कर दी डेवलपमेंट किसकी कंट्री की, ब्रिटेन की। तो ये एक तरीके से उनके लिए डिस्करेजमेंट की फीलिंग रही है इसमें। अब हम देखेंगे फेमिनिस्ट अप्रोच क्या क्या है। जो वुमेन के बारे में हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी राइटिंग, वो मेनली स्टार्ट हुई थी 1970 से, कि भाई एक बार पता तो चले हिस्ट्री में क्या क्या रोल है, क्या क्या किया है इन्होंने और कैसे कैसे डेवलप हुए हैं। तो बहुत अच्छी अप्रोच थी ये। द शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑफ वुमेन हिस्ट्री बिगेन विद द वुमेन मूवमेंट। एक वुमेन मूवमेंट हुई थी 1970 में, जिन्होंने विच प्रोवाइडेड द कॉन्टेस्ट एन इम्पेटस फॉर इमरजेंस ऑफ वुमेन स्टडीज, कि भाई इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बाद ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गया। वेरी सुन वुमेन हिस्ट्री ब्रॉडन एंड अज्यूम द मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया शेप ऑफ जेंडर हिस्ट्री। इन दी अर्ली ईयर्स द एंड, बहुत ज़्यादा एफर्ट जो लग रहे थे हिस्ट्री जानने के लिए वुमेन के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में, क्योंकि हम कंपाइल करना चाहते थे जो अपनी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है ना, जो मेन चलने लग रहे हैं भगत सिंह वगैरह, और जो मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें कंपाइल करके एक साथ लिखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री में वुमेन का क्या क्या रोल था। इसमें अब बताएंगे हमें ये कि दो ही बुक फेमस है इनकी। एक तो है द हाई कास्ट वो हिंदू वुमेन 1887 में, ये पंडिता रामाबाई जी ने लिखी है। दूसरी है मदर इंडिया, ये लिखी है 1927 में कैथरीन मायो ने। इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन गेन की थी इस बुक के थ्रू। तो इसमें कुछ नहीं है, बस वुमेन की जो वल्नरेबिलिटी है भाई, उन्हें क्या क्या रिसोर्सेज ओन करती थी या नहीं करती थी, क्यों नहीं करती थी, इस तरीके से इस अप्रोच में बताएंगे सोशोलॉजी में। इस बुक में सिर्फ इतना ही मेनली थोड़ा सा दिया गया है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि ये भी कोई अप्रोच है। अब समरी में देखेंगे हमने जितने भी अलग अलग अप्रोच पढ़ी है, एक बार समरी में वो देख लेंगे सारी। समय पहले कॉलोनियल, फिर नेशनलिस्ट, फिर मार्क्सिस्ट, फिर सबल्टर्न, फिर कम्युनलिस्ट। कॉलोनियल में आपको पता ही है कि भाई वेस्टर्न जो कल्चर होगा उसकी वैल्यू होगी, मतलब उसके बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी, इसमें यही है कॉलोनियल अप्रोच। कॉलोनियल आइडियोलॉजी से भरा हुआ होगा ये, और इंडिया वालों की बुराई करेगा। नेशनलिस्ट में नेशनल के जो लोग हैं उनकी ये तारीफ करेगा, और जो कॉलोनियल है उनकी बुराई करेगा ये। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, आर.सी. मजूमदार, ताराचंद बिलोंग टू द दिस स्कूल। अब मार्क्सिस्ट ना तो नेशनलिस्ट है ना फिर कॉलोनियल है, वो बीच की बात करेगा कि भाई एक मास्टर है और एक नॉर्मल है, तो उनके बीच में लड़ाई होनी तय ही तय है। तो ये चीज़ तो
100% श्योर है कि उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होगा। अच्छा, कौन कौन से थे मार्क्सिस्ट में? आर.पी. दत्त एंड ए.आर. देसाई, ये नोटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है। ये पूछ सकते हैं ये कौन सी अप्रोच फॉलो करते थे। अब सबअल्टर्न का मतलब क्या है, इसमें हमें ये बताएंगे कि जो एलाइट पीपल थे ना, उनकी सोची गई है सिर्फ हिस्ट्री में, जो कॉमन पीपल थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। यह सबअल्टर्न अप्रोच, इसका मेन किसने स्टार्ट किया था? रंजीत गुहा जी ने। अब कॉमनलिस्ट में क्या बताएंगे? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम की हमेशा लड़ाई होगी, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री ऐसी ही रही है इंडिया की, इनके बीच में लड़ाई होनी ही होनी है। अब कैम्ब्रिज में क्या बताएंगे? इसमें मैं बताएगा कि जो भी ब्रिटेन वालों ने इंडिया वालों को दिया है बेनिफिट उस टाइम पे, चाहे वोटिंग का हो चाहे किसी का हो, तो उन्हें और भूख थी ये लेने की कि हमें और चाहिए और चाहिए, उस चीज़ की कॉन्फ्लिक्ट थी। ये कभी थी नहीं कि भाई ब्रिटेन वालों के साथ हम लड़ाई करें या उनके साथ डायरेक्ट फ्रंट पे हम लड़ाई करें, नहीं। अब लिबरल वाले क्या बताएंगे हमें? लिबरल वाले ये बताते हैं कि जो हमने कॉलोनियल में एक्सप्लॉयटेशन किया है उसकी वजह से हमारे देश में तरक्की कम हो गई, हमारा देश अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, ये सोच किसकी है? लिबरल की। अब फेमिनिस्ट में क्या है? इसमें मैं बताएंगे कि जो भी घर मकान या ऐसा कुछ होता था मेटेरियलिस्टिक, जो रिसोर्सेज थे ना वो वुमेन के नाम पे होते ही नहीं थे, उनके नाम पे ओनरशिप बिल्कुल जीरो थी, जिसकी वजह से वुमेन की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा मिसरेबल थी जो आज़ादी से पहले थी, जो कि अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ये फेमिनिस्ट। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब मेन हिस्ट्री स्टार्ट होएगी थर्ड से। इसके बाद हम अच्छे से करेंगे कि कैसे हम, क्योंकि क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे, यहाँ से सिर्फ बन सकते हैं बुक्स वगैरह के, ये बुक्स किसने लिखी, इसका ऑथर कौन है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ, या फिर इस अप्रोच के फॉलोवर कौन है, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं पहले और दूसरे चैप्टर से। तो ओके बच्चों, थैंक यू। इसको बड़े अच्छे से तैयार करना और साथ के साथ में याद भी कर लेना और अंडरलाइन तो कर ही लेनी साथ में। चलो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को करते हुए। थैंक यू।